दादा नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दादा 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं और डेटा के मुताबिक सर 42,700 42,766 परमानेंट पोलिंग बूथ्स हैं, 13 टेम्परेरी हैं और टोटल जो बूथ बने हैं, वो हैं 2,47,499 बूथ। टोटल 6.5 करोड़ पुरुष हैं और 6 करोड़ 28 लाख के आसपास महिलाएं हैं जो वोट करेंगी। दादा वोट किस तरफ हो रहे हैं इस बार और किस तरफ झुकाव है, क्योंकि दो धड़े हैं वहां पर, दो गुट हैं, मतलब दो अलायंसेस हैं, एक है आपका जमात का और एक आपका बीएनपी का। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। ये जो आपने चुनाव की बात कर रहे हैं, 2024 में भी इस तरीके के एक चुनाव हुआ था जहां सिर्फ अवामी लीग थे, बीएनपी भी नहीं थे, जमात इस्लामी भी नहीं थे, कि जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया। नतीजा में उस चुनाव हुआ 5 जनवरी और 5 अगस्त अवामी लीग की फॉल हो गई, पतन हो गई। इससे पहले 1996 में 15 फरवरी बीएनपी ने एक चुनाव किया था जहां अवामी लीग को शामिल नहीं किया। नतीजा में 1 महीने के अंदर अंदर वो जो पार्लियामेंट वो डिसॉल्व हो गई, फिर से चुनाव हुआ। 2006 में बीएनपी ने फिर से एक चुनाव की कोशिश की, जो चुनाव भी कर लिया और चुनाव के दिन ही 2-3 दिन में हालत ऐसे हो गई कि बाद में मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ा। सो बांग्लादेश की जो चुनाव के जो इतिहास हम देखेंगे, जब भी सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि 1991 की चुनाव, 2001 के चुनाव और 2008 के चुनाव, ये तीनों चुनाव में सब पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट की और पार्लियामेंट 5 साल की जो टेन्योर कंप्लीट कर सका। मगर 2014 में अवामी लीग ने अकेले ही चुनाव लड़ा, बीएनपी को लड़ने नहीं दिया और लोगों को शेख हसीना जी ने भी कहा था कि ये चुनाव के बाद फिर से सिर्फ चुनाव देंगे जहां बीएनपी को पार्टिसिपेट करने देंगे, मगर उन्होंने ऐसे किया नहीं और 15 साल इन्होंने ऐसे ही कंटिन्यू किया। अभी बांग्लादेश में अवामी लीग की जो हालत है, आप जानते हैं कि अवामी लीग की कार्यक्रम के ऊपर बैन है जी, और अवामी लीग की लोगों के ऊपर मुकदमे भी हैं। सो इस हालत में क्या हो गया कि हम देखे हैं कि बांग्लादेश की इतिहास में कोई पार्टी इस तरीके के चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, आखिर में नतीजा बहुत खराब होता है। जो नतीजा अवामी लीग को मिला, इससे पहले बीएनपी को मिला 2 दफा। सो अभी ये 12 फरवरी के चुनाव जो आप कह रहे हैं, ये भी अवामी लीग है नहीं, लेफ्टिस्ट 14 पॉलिटिकल पार्टीज है नहीं, सिर्फ बीएनपी, जमात इस्लामी और कट्टरवादी जो इस्लामी पार्टी है, ये है। आप कह सकते हैं कि ये बांग्लादेश के इतिहास में ये पहली दफा एक चुनाव हो रहा है जहां कट्टरवादी इस्लामी दूसरी इस्लामी के साथ लड़ रहे हैं। बीएनपी कट्टरवादी इस्लामी पार्टी है नहीं, फिर भी ये इनके साथ इस्लामी की अच्छी रिश्ता है। सो जो वोट की, आप वोट बैंक की बात किया आपने, 12 करोड़ से ज्यादा, 13 करोड़,
ये जी 13 करोड़ में तकरीबन 30 से 35% वोट बैंक है अवामी लीग की और वो लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी की। ये जो एक बड़ी साइज की वोटर है, तकरीबन 4 करोड़, हम्म, ये 4 करोड़ वोटर को अभी उनके जो जो सिंबल होता है इलेक्शन की, वो सिंबल तो है नहीं। अभी उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको किसको वोट देंगे, पीएनपी को या जमात को। सो अगर ये चुनाव में वोट नहीं देंगे 4 करोड़ लोग, तो क्या होगा, और जबरदस्ती भी इनको मजबूर भी कर सकते हैं वोट देने में। और एक चीज आपने कहा नहीं कि उसी चुनाव के दिन रेफरेंडम भी हो रहा है। रेफरेंडम भी होगा। मैं एक चीज इसमें जोड़ूंगा दादा, इसमें जो 2 बैलेट पर्चियां दी जाएंगी एक वोटर को, एक व्हाइट वाली पार्लियामेंट्री इलेक्शन के वोट के लिए है और एक पिंक वाली वो नेशनल रेफरेंडम के लिए है। वही मैं कह रहा हूँ, रेफरेंडम। और ये जो रेफरेंडम कर रहा है, ये रेफरेंडम की मकसद है कि यूनुस की जो जुलाई चार्टर है या जुलाई घोषणा, इसको लीगल किया जाए और बाद में हमारे जो संविधान है, ये संविधान को चेंज किया जाए। मगर जैसे आप भी और मैं और हम सब देख रहे हैं कि 12 फरवरी के चुनाव में तकरीबन 4 करोड़ वोटर को वोट देने की उनकी कोई सिंबल है नहीं, पसंदीदा। दूसरी तरफ अभी जो वोट हो रहा है बीएपी और जमात के खिलाफ, मगर पूरे ये चुनाव के साथ एक रेफरेंडम, और रेफरेंडम होता है तो रेफरेंडम में जब अगर जीत जाता है रेफरेंडम, तो ये जुलाई चार्टर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उस बहाने में यूनुस उसके तख्ते को कंटिन्यू करेगा। जो हम लोग जैसे जानते हैं डेमोक्रेसी में कि चुनाव होता है, एक पार्टी आता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है। अभी ये जो चुनाव हो रहा है बांग्लादेश में, यहाँ जो भी पार्टी जीत जाए उसके लिए ये गवर्नमेंट फॉर्म करना एक जरा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यूनुस तो रिजाइन नहीं करेगा। आज तक यूनुस ने कहा नहीं कि चुनाव के बाद वो चला जाएगा, बल्कि यूनुस अभी भी उनकी जो एडवाइजरी काउंसिल वगैरह सब कुछ और विदेशों के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहे हैं। इस महीने की 9 तारीख भी एग्रीमेंट करेगा, डिफेंस एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट। एक सरकार आगे अगर जाने वाला है 9 तारीख, 12 तारीख चुनाव, और 9 तारीख क्यों एग्रीमेंट कर रहा है, इससे साबित होता है कि इनके जाने की कोई मंशा है नहीं। वो तख्ते पे रहने की पूरी कोशिश करेंगे, और चुनाव में कोई वायलेंस शायद हो या ना हो, वो हमें भी पता नहीं, आपको भी नहीं, मगर चुनाव के बाद जरूर यूनुस अगर ये तख्ता छोड़ने के लिए कोई मुसीबत पैदा करेगा या ऑब्स्टैकल पैदा करेगा, तब तो बीएनपी को सड़कों में आना पड़ेगा यूनुस के खिलाफ। सो 12 तारीख से बांग्लादेश की इतिहास में एक नई चैप्टर शुरू होने वाला है, और जो चैप्टर अमान या पीसफुल नहीं होगा। दादा अगर मान लीजिए बीएनपी चुनाव जीतती है, एक सिनेरियोज लेके था, पहला सिनेरियो है कि बीएनपी चुनाव जीतती है और रेफरेंडम में यूनुस को समर्थन आता है, तो यूनुस सत्ता से नहीं हटेंगे। ऐसे में फिर चुनाव कराने का फायदा क्या है? जब यूनुस ही नहीं हटेंगे तो बेसिकली वहां तो मेन चुनाव इसलिए ना कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और जो बांग्लादेश को फॉरेन पॉलिसी, बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिसीज को बनाए और पूरा मतलब स्टेबल करे बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जो इलेक्शन के जो चुनाव के जो इतिहास है, अगर हम इतिहास के ऊपर नजर रखेंगे तो जब से बीएनपी का पैदा हुआ तब से बीएनपी का वोट बैंक रहा है
30 to 35%, और अवामी लीग का भी रहा है 30 to 35%। जमात इस्लामी की वोट बैंक कभी भी 7% से ज्यादा नहीं थे। अगर जमात इस्लामी कुछ भी करता है, मैनिपुलेशन करता है, फिर भी 15% से ज्यादा तो इसको वोट नहीं मिलेगा। सो बीएनपी तो जरूर चुनाव जीतेगा, मगर जीतने के बाद जो बात है कि यूनुस तख्ता छोड़ेगा कि नहीं। मैंने जैसे कहा कि जो नतीजा हम लोग देख रहे हैं सामने कि लीगल सरकार की तरह यूनुस अब तक आज तक 9 तारीख तक एग्रीमेंट करता रहेगा। सो एग्रीमेंट करता है, इस माने होता है कि वो जाने के लिए तैयार है नहीं, और यूनुस ने अभी तक कहा भी नहीं कि चुनाव होता है मैं चला जाऊंगा, क्योंकि ये जो रेफरेंडम है इसमें दो चीज है। एक तो है कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो कोई पार्टी के लीडर नहीं रह, टॉप पोजीशन नहीं रह सकेंगे। अगर ऐसे होता है तो बीएनपी के तारिक रहमान जो है बीएनपी के चेयरमैन, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। दूसरी बात जो है, ये प्राइम मिनिस्टर के पावर को और प्रेसिडेंट के पावर को डिवाइड कर रहा है। ये रेफरेंडम प्रेसिडेंट को भी पावरफुल कर रहा है। क्यों? कि यूनुस की मानसा है चुनाव के बाद ही वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अच्छा। और प्रेसिडेंट बन के वो खुद को सुप्रीम लीडर घोषणा करेगा, ईरान की तरह। ईरान कहिए या नॉर्थ कोरिया कहिए, जहां पार्लियामेंट है मगर वो पार्लियामेंट का कोई पावर है नहीं, सब कुछ सुप्रीम लीडर के हाथ में है। ईरान में अली खमेनी के हाथ में, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के हाथ में। सो तख्ते में यूनुस बैठा रहेगा। और हम जैसे फिर से कहता हूं कि चुनाव के बाद हम देखते हैं नई सरकार आते, ये नया सरकार आने वाला है नहीं, क्योंकि जो नया सरकार को यूनुस रुक देगा। इसकी भी एक वजह है कि 2024 की तख्ता पलट के बाद जब यूनुस तख्ते पे आए, यूनुस को पता है, महसूस है कि वो शेर की पीठ पे चढ़ गई। अभी वहां से उतरेगा, शेर उसको खा लेगा, और इसी की वजह से यूनुस तख्ता छोड़ेगा नहीं। और इलेक्शन से पहले अभी जो इलेक्शन लेके को जो कैंपेन वायलेंस 12 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके साथ यूनुस की तानाशाही की कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा। सो बांग्लादेश के लिए कोई खुशखबरी है नहीं कि इलेक्शन हो रहा है, शांति आ जाएगा। आते अगर इस इलेक्शन इंक्लूसिव होते, अवामी लीग सरकार पार्टी पार्टिसिपेट करते और ये रेफरेंडम नहीं देते, कि रेफरेंडम देने का कोई लीगल अथॉरिटी ही नहीं यूनुस को। अगर यूनुस कहते कि आने वाले पार्लियामेंट पहले आधे दो, बाद में ये रेफरेंडम होगा, तब तो हम समझते हैं कि यूनुस तख्ता छोड़ेगा। यूनुस तख्ता छोड़ने वाला है नहीं। और आने वाले इस महीने ही आप देखेंगे कि यूनुस के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी जो बीएनपी कही है, जमात कही है, जमात शायद कुछ करेगा नहीं, हमारा बीएनपी ये यूनुस के साथ झगड़े में एकदम बिल्कुल ही झगड़ा शुरू हो जाएगा दोनों के खिलाफ बीच में। दादा, चुनाव आते हैं और अगर ऐसा दूसरा सिनेरियो ये है कि बीएनपी को बहुमत आता है और तो जमात बोलता है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, या हमारे वोट कम करे गए हैं, या हमारे मैनिपुलेट किया गया है हमको हराने की, हमारी इतनी सीटें आती हैं, हमारी सीटें कम कर दी, तो क्लैशेस होगा सड़कों पर। नहीं, वो तो मैंने कहा कि जो भी हारेगा इलेक्शन में वो कहेगा कि मैनिपुलेट होगी। तो पहले तो चुनाव की कैंपेन में एक कॉन्फ्रंटेशन, चुनाव के दिन दूसरी कॉन्फ्रंटेशन, और ये यूनुस को रेफरेंडम को पास करवा के हाथ में रखेगा। अगर कॉन्फ्रंटेशन होता है पीएनपी जमात के बीच में, सड़कों में जाते हैं कॉन्फ्रंटेशन,
यहाँ लोगों की मौत होता है ज्यादा, तब यूनुस क्या करेगा? कहेगा कि अभी जाने का कोई, हमारे कोई छोड़ने का कोई रास्ता है नहीं कि पार्टी डिसाइड नहीं कर सकते, तो ठीक है मैं फिर से एक चुनाव दूंगा 6 ओह! महीने अच्छा। बाद या 1 हुँ, साल बाद। आप समझ गए ना, यूनुस जाने वाला है नहीं, और यूनुस की हुँ। जाने का कोई मंशा है नहीं, और यूनुस जाने के लिए तख्ते पे चढ़ा नहीं। मतलब हंग असेंबली, हंग जो बोलते हैं कि दोनों में से किसी को बहुमत नहीं आता, इसके कितने चांसेस है बांग्लादेश में कि किसी को भी बहुमत ना आए, ना बीएनपी को, ना जमात को? ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बीएनपी का वोट बैंक है 30 to 35%, हुँ, और जमात की 15% से कम। हुँ। सिर्फ जमात की अवामी नहीं, अवामी जी, जी, जी। जमात और इस्लामी पार्टी को 15% से ज्यादा है नहीं। सो हुँ, 15% के साथ 35% का कोई कंपटीशन नहीं होता। अभी अवामी लीग के बाद, अवामी लीग तो चुनाव में है नहीं। अभी हुँ, अवामी लीग के वोटर अगर जमात को वोट देते हुँ। या बीएनपी को देते, तब शायद कुछ और हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि अवामी लीग के कोई वोटर बिल्कुल ही वोट ना दे, क्योंकि दादा यूनुस की कोशिश। जी, जी, जी दादा जी। सर, चुनाव के बाद मिलिट्री इंटरवेंशन की कुछ चांसेस हैं कि सड़कों पे, मतलब देखिए उपद्रव तो होगा बाद में, ठीक है? लोग आगजनी भी मिलिट्री, करेगा। हमारे जो मिलिट्री सारे देश, दुनिया के सारे देश की जो मिलिट्री होता है, हुँ, उनके जो मेन ड्यूटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हुँ, अगर ऐसी कोई हालत हो जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने ये भी, ये जो सब एक के साथ दूसरा कॉन्फ्रंटेशन में हुँ, है, तो शायद मिलिट्री को कुछ करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि 12 फरवरी के बाद एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है, जिस ड्रामा की कोई अंत मुझे पता नहीं, क्योंकि यूनुस तख्ता छोड़ने वाला है नहीं। हुँ। तो सर, इलेक्शन का फिर जैसे मान लीजिए अगर यूनिस तख्ता नहीं छोड़ते हैं, तो इलेक्शन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और एक तरीके से तो फिर इलेक्शन बेकार है, और जो सेना थे वक़ारुज़्ज़मान चाहते थे कि इलेक्टोरल एक गवर्नमेंट आए, तो उसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर क्या सेना के पास कोई ऑप्शन बचता है कि 6 महीने बाद वो मिलिट्री कू करें इनका? देखिए, वाकर साहब की कुछ बात भी यूनुस सुनता नहीं है। हुँ, वाकरुज्जामान साहब ने कहा था कि हमारे जो पोर्ट्स है या बड़ी बड़ी जो एग्रीमेंट्स है, डिफेंस एग्रीमेंट परचेज, उन्होंने कहा था कि ये सब यूनुस के काम नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद वो करेंगे। मगर यूनुस ने तो सुना नहीं, वो एक के बाद एक एग्रीमेंट करता रहा। अभी मैं तो सिर्फ वाकर साहब की बात नहीं करता हूँ, मैं करूँगा बांग्लादेश आर्मी के बात, हुँ, कि बांग्लादेश आर्मी में वाकरुज्जामान साहब के साथ और भी ऑफिसर्स हैं, और बांग्लादेश आर्मी तो बांग्लादेश की सुरक्षा जरूर करेगा। और जब देखेगा कि चुनाव करके ये पावर हैंड ओवर नहीं कर रहे, तब तो शायद कुछ करेगा, क्योंकि यही आर्मी ने तो 2024 में हसीना जी के खिलाफ भी कदम उठाए थे, और हुँ। उसी की वजह से हसीना जी के पतन होगी। अभी फिर से भी कर सकता है, मगर मैं कहूँगा कि जैसे कि पावर हैंडओवर का कोई मैं कोई स्कोप नहीं देख रहा हूँ, होप नहीं है, आशा नहीं है। अगर पावर हैंडओवर नहीं होते तो जरूर कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है बांग्लादेश। और दूसरी है कि 54 साल के बाद, 54 साल के बाद हुँ, पाकिस्तान को मौका मिला बांग्लादेश के ऊपर एक कब्जा करने की, और पाकिस्तान, हमारे को लगता नहीं है कि थोड़ा ही पाकिस्तान चाहेगा कि ये यूनुस की तानाशाही की ख़त्म हो और किसी और को ये दे दे। आई मीन पावर हैंड ओवर करेगा नहीं। अच्छा दादा, जैसे बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मान लीजिए आज इलेक्शन हो जाते हैं, उसके कितने दिन बाद दूसरे इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, ऐसे कोई, मैंने जैसे कहा कि 1996 में जो चुनाव हुआ था, उसके बिल्कुल ही 1 महीने में फिर से चुनाव होगी।
अच्छा। ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, चुनाव कभी भी हो सकता है, मगर हमारे को लगता नहीं है कि 12 फरवरी के चुनाव से बांग्लादेश की जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस का कोई हाल शायद होने वाला है नहीं। और दादा कितने चांसेस है कि जो रेफरेंडम हो रहा है गुलाबी पर्ची से वो फेल हो जाए? वहां 1% भी नहीं है कि रेफरेंडम एक बहुत एक ट्रिकी चीज है। जो सरकार रेफरेंडम करता है वो जीतने के लिए करता है, और यूनुस भी जीतेगा कि रेफरेंडम में, ये इलेक्शन में बहुत कुछ होने वाला है, और ये रेफरेंडम ही यूनुस के लिए तख्ते पे रहने की एक हथियार है। सो जरूर यूनुस इसको इस्तेमाल करेगा और तख्ते पे रहेगा। दादा चुनाव बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे हैं इनको मैनिपुलेट कितना करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? मतलब चुनाव आयोग कितना कठोर है, कितना स्ट्रिक्ट है, और किस तरह से कंट्रोल करता है पूरे चुनाव को? देखिए, हमारे जो बांग्लादेश के जो चुनावी इतिहास में हर चुनाव में ही कॉन्फ्रंटेशन हुआ। ऐसा कोई चुनाव हुआ नहीं जहां कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। और इस साल के चुनाव में जब से, इसी के मैं जानते हूं, आप जानते हैं कि बीएनपी के जमात के कॉन्फ्रंटेशन है, और दूसरी तरफ अवामी लीग है नहीं। सो सब मिला के चुनाव में जरूर कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, होने के बहुत हाई रिस्क है। दादा मैनिपुलेशन मतलब इलेक्शन को कितना तरीके से घुमाया जा सकता है अपने तरीके से? मतलब जो सत्ता में आना चाहता है, सत्ता में बैठा है, वो अपने तरीके से कितना मैनिपुलेट कर सकता है इलेक्शन को, बैलेट पेपर्स को किस तरह से अपने पक्ष में कर सकता है? बैलेट पेपर को मैनिपुलेशन करना मुनासिब है, बिल्कुल ही। और जिससे है कि बैलेट पेपर मैनिपुलेशन तो सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स करते नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। रिगिंग, हम जिसको रिगिंग कहते हैं, रिगिंग हो सकता है, होगा, जनाब जमात बीएनपी दोनों ही करेगा। सो सब फिर से मैं कह रहा हूं कि रिगिंग हो या जो कुछ हो, जीतेगा कौन पार्टी ये कोई बात ही नहीं है। मेन बात है कि पावर हैंड ओवर तो नहीं होगा। नहीं होगा। अगर इलेक्शन के बाद पावर हैंड ओवर नहीं होते हैं तब तो जरूर प्रॉब्लम होगा, क्राइसिस और डीपर होगा, गंभीर होगा। अच्छा दादा एक बात बताइए, पावर हैंडओवर नहीं होते और फिर मान लीजिए 2 महीने बाद नए इलेक्शंस घोषित होते हैं, तो कितने चांसेस है उसमें कि अवामी लीग उसमें चुनाव लड़ेगी? 2 महीने में कोई इलेक्शन घोषणा नहीं होगा। अगर पावर हैंड ओवर नहीं होते तो ये पार्टीज को सड़कों में आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। यूनुस के पतन से पहले कोई चुनाव होने से ऐसे ही नतीजा होगा। और जब तक दूसरी यूनुस बात, रहेंगे नतीजा यही रहेगा, पावर ट्रांसफर नहीं होगा। जी, और दूसरी बात है कि देखिए, अवामी लीग की जो वापसी की बात, अब अभी हमारे पास खबर है, पक्का खबर है कि हसीना जी ऑलरेडी पॉलिटिक्स से वो हट गए हैं, और पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे के हाथ में दे दी। और उनके बेटे जो सजीव वाजिद जॉय, ये अमेरिका में पढ़ाई की, विदेशों में पढ़ाई की, बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, मगर उनको बांग्ला नहीं आते, बांग्ला पढ़ भी नहीं सकते, बांग्ला लिख भी नहीं सकते, बांग्ला एक सेंटेंस भी पूरा नहीं कर सकते। सो इस हालत में अवामी लीग की बहुत ही एक गंभीर सिचुएशन है, क्राइसिस है। और इस क्राइसिस में हसीना जी अगर बैकफुट में चले गई और उनके बेटे को दे दी, जिसके साथ बांग्लादेश के लोगों का कोई कनेक्शन भी नहीं है, अगर ऐसा होता है, हमारे को लगता नहीं अवामी लीग के लिए रिटर्न करना इतनी आसान है नहीं। अगर अवामी लीग को रिटर्न करना है तो हसीना जी को खुद वीडियो इंटरव्यू में आना पड़ेगा, ये कोई ईमेल इंटरव्यू नहीं या कोई वॉइस इंटरव्यू नहीं, वीडियो इंटरव्यू में हसीना जी को आना पड़ेगा।
आके लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि शेख हसीना जिंदा, अब तक जिंदा है, क्योंकि आप जानते हैं, आप पत्रकार है, कि ईमेल में इंटरव्यू के ओरिजिनली कोई माने है नहीं। और दूसरी जो बात है, उन्होंने जितनी इंटरव्यू दी आपको भी दिया है, अभी तो जो कहना था या ईमेल में उन्होंने कह दी। अभी हसीना जी को लिए सबसे जो अच्छी तरीका है, रास्ता है कि 12 तारीख से पहले ही वीडियो इंटरव्यू में आ जाए, और आने से लोगों को महसूस होगा कि हसीना जी अवामी लीग के सीट में, कंट्रोल सीट में है। नहीं तो लोग जैसे समझ रहे कि हसीना जी रिटायर कर ली, उनके बेटे को दे दी, वो परसेप्शन, लोगों के अंदर नैरेटिव और परसेप्शन अगर बन जाएगा तब ये पार्टी को रिटर्न करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब शेख हसीना जी को एक बार वीडियो इंटरव्यू देना चाहिए, उसमें बोलना चाहिए कि टाइगर अभी जिंदा है। वही मैं कह रहा हूं कि उनको अभी वीडियो में आना पड़ेगा, और वो भी 15 दिन या 1 महीने बाद नहीं, 2-3 दिन में। जैसे आपने कहा कि टाइगर अब तक जिंदा है, तो ये शेरनी को आना पड़ेगा, नहीं तो लोग सोचेगा कि शेख हसीना जी हट गई पॉलिटिक्स से, और उनके जो बेटा है वो अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई वाला है, ठीक है, मगर पॉलिटिक्स के लिए तो आपको जो जुबान, बांग्लादेश में अगर पॉलिटिक्स करना है बांग्ला जानना जरूरी है, भारत में पॉलिटिक्स करते हो तो आपको हिंदी जानना जरूरी है। अगर आपको बांग्ला आता ही नहीं, आप कैसे पॉलिटिक्स करेंगे? और अवामी लीग की तरह इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और क्राइसिस में है, सब मिला के हमारे हिसाब से कि हसीना जी अगर अभी इसी वक्त खुद वीडियो में नहीं आएंगे, अवामी लीग के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाना पड़ेगा अब उनको। एग्जैक्टली, पीपल टू पीपल, वो भी वो ऑडियो में नहीं, वीडियो में सामने आकर हर सवाल का जवाब देकर, जनता को पूरा विश्वास में लेकर। और टेलीविजन चैनल्स में भी आना पड़ेगा वीडियो में, कि सवाल ही पूछेगा जवाब देंगे, एक चैनल में नहीं बहुत सारे चैनल्स में आना पड़ेगा। और ये इसके टाइम बहुत कम हो रहा है कि 12 तारीख से पहले ही उनको आना पड़ेगा, नहीं तो अगर एक दफा लोग समझ गए कि हसीना जी रिटायर हो गई, वो पार्टी में है नहीं कुछ भी, अभी उसके बेटा पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, उसके बाद अगर आप वो सिर्फ ईमेल इंटरव्यू देते भी हैं, लोग समझेगा कि ये हसीना जी का इंटरव्यू है नहीं, किसी और ने ईमेल लिख के दे रहा है। सो वीडियो इंटरव्यू, ऑडियो नहीं, ये अवामी लीग के लिए भी करना है, नहीं तो अवामी लीग धीरे धीरे और भी अंधेरे में गिर जाएगा। दादा, कितना चांसेस है कि अवामी लीग का कैडर शिफ्ट हो जाए आगे, अगर यही हाल रहा तो? नहीं, मैंने जैसे कहा कि शेख हसीना जी अगर एक्टिव नहीं होंगे और उनके बेटे को ऐसे देंगे, इसके बाद आप देखेंगे नतीजा में धीरे धीरे अवामी लीग का मृत्यु हो जाएगा, और इस गैप में 30-35% गैप में नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगा। दादा, जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदूज हैं, उनका झुकाव किस तरफ है? जमात की तरफ या बीएनपी की तरफ, या वो वोट के लिए उतर ही नहीं रहे? क्या चांसेस है, मतलब किस तरफ ज्यादा रुख है? बांग्लादेश की जो अल्पसंख्यक है, ये हिंदू हो या ईसाई हो, जो भी हो, इनको तो जमात बिल्कुल ही फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहा है, चेतावनी दे रहे, जाओ वोट दो। मगर ये जो हिंदू की नरसंहार या हिंदू के ऊपर अत्याचार जो चल रहा है 2024 से, ये तो लगातार चल रहा है, बंद नहीं हुआ। अभी आप लोगों ने मीडिया में जैसे इसका आवाज उठाई, उसके वजह से कुछ कम हो गई, मगर चुनाव के दिन से फिर से बढ़ेगा। फिर से मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश के हिंदू में एक अधिक संख्यक हिंदू तो अवामी लीग को वोट देते हैं, अवामी लीग के सपोर्टर है। सो हिंदुओं को भी टारगेट करेगा जमात कि ये अवामी लीग है, हिंदू के लिए और भी मुसीबत आने वाला है। हिंदू के लिए नहीं, सिर्फ बांग्लादेश के देश के लिए, पूरे देश के लिए, मुल्क के लिए मुसीबत आने वाला है।
दादा ये एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी जो नाहिद इस्लाम है इनके जो लीडर हैं, थोड़ा एक बार इनके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट मूवमेंट लीडर रहे हैं, सेंट्रिस्ट हैं, प्लूरलिस्ट हैं और स्ट्रगलिंग विद वीक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनके ऊपर एक बात है ये। और माइनॉरिटी एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं इलेक्शन में, तो ये सही है या इनका भी वही जो जमात वालों का सबका हिसाब किताब वही है? नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो है इसके ये यूनुस की पार्टी है, इसके कोई सपोर्ट भी है नहीं। बांग्लादेश में एनसीपी कहिए या यूनुस कहिए, किसी को भी 0.02% से ज्यादा सपोर्टर है नहीं। सो एनसीपी क्या कहता, अभी तो एनसीपी गए हैं जमात के साथ अलायंस में, क्योंकि अकेले वो चुनाव लड़ते उसको सारे देश में पूरे के पूरे सीट्स में जमानत बाजियाब्त फॉरफिट होता है। सो एनसीपी कोई पॉलिटिकल प्लेयर है नहीं, ये खामखा एक तैयार किया यूनुस ने, और इसके मृत्यु बहुत पहले ही होगी। अभी एनसीपी से बहुत लोग बाहर भी चले गए। सो एनसीपी इज नॉट अ पॉलिटिकल फोर्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में पॉलिटिकल फोर्स अगर कहते हैं तो बीएनपी, जमात, अवामी लीग और लेफ्टिस्ट पार्टी। अभी जो दुख की बात है कि अवामी लीग भी, मैंने जैसे कहा कि हसीना जी खुद को क्या कहते हैं विड्रॉ कर लिया पार्टी के एक्टिविटीज से, और इसमें से बहुत मुसीबत होने वाला है पार्टी के लिए कि ये पार्टी को अभी इस क्राइसिस पीरियड में वापस आने के लिए हसीना जी जैसी लीडर की जरूरत है। हसीना जी नहीं है, अवामी लीग एकदम ही डेड है। दादा अगर मान लीजिए अवामी लीग के जो शेख हसीना जी है, उनके बेटे अगर मान लीजिए कमान नहीं संभाल पाते या कोई दिक्कत होती है आगे, तो ऐसे कौन से लीडर हैं पार्टी के अंदर जो आगे एक चेहरा बन सकते हैं? देखिए, अवामी लीग अभी क्राइसिस पीरियड में है, और क्राइसिस पीरियड से एक पार्टी को रिकवर करने के लिए कैरिज्मेटिक लीडर की जरूरत है, और कैरिज्मेटिक लीडर सिर्फ शेख हसीना जी ही है। कैरिज्मा जो है, ये अभी क्राइसिस से कोई हसीना जी सेवा और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर क्राइसिस से उतर जाते हैं पार्टी, बाद में देखेंगे शेख हसीना जी किसको देना है, नहीं देना है। अभी जो पार्टी का हालत ही बहुत खराब है। अवामी लीग पार्टी अभी लाइफ सपोर्ट में है, और ये लाइफ सपोर्ट में जब मरीज होता है उस वक्त कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है, करना ठीक नहीं। सो अवामी लीग को लेकर अभी अगर कोई एक्सपेरिमेंट होगा, हसीना जी सोचेंगे कि मैं नहीं हूँ, उनके बेटा का कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है, सो पार्टी के मृत्यु हो जाएगा और होने वाला है। बेटे का आपने मेरे को बताया, उनकी बेटी जो साइमा वाजिद हैं, वो उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? क्या वो आगे लीड कर सकती हैं? उस तरीके का उनके अंदर करिश्मा है? साइमा वाजिद तो अभी राष्ट्र संघ में नौकरी कर रही हैं। साइमा वाजिद को अंग्रेजी भी आता है, बांग्ला भी आता है, और साइमा वाजिद के अंदर शेख हसीना जी की तरह एक लीडरशिप क्वालिटी है। मगर साइमा वाजिद तो अभी आएंगे नहीं, आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्र संघ की नौकरी में है। अगर साइमा वाजिद आते, मैं शायद ऐसा नहीं कहते आपको कि अवामी लीग की मृत्यु होगा, मगर सजीब वाजिद जो है के हाथ लीडरशिप, अवामी लीग की मृत्यु कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच दादा, आपका कीमती समय देने के लिए न्यूज़ 18 को। आपने इलेक्शंस पे बहुत सारी जानकारी दी हमें, हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच दादा, वंस अगेन।